हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो जो लोग एएलपी 2026 सीवीटी 1 एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। आज हम लोग एएलपी 2026 सीवीटी 1 एग्जाम का सेकंड प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है। और जो एग्जाम का जो क्वेश्चन होगा वो इसी पैटर्न के आधार पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया आपको, किसी सौदे पर जो है 40% और 60% की दो क्रमिक छूट दिया जाता है और ये दोनों क्रमिक छूट जो है एकल छूट के बराबर होगा। तो देखिए, यहाँ आपको सक्सेसिव डिस्काउंट पता होगा, सक्सेसिव डिस्काउंट पता होगा। ए प्लस बी यहाँ पे देखिए माइनस कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों दोनों जो है ये छूट ही दिया गया है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 40 प्लस 60 माइनस 40 गुना 60 बटे में 100। देखिए यहाँ पे 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर कट जाएगा, तो यहाँ 6 चौके 24 हो जाएगा और ये यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो 100 में आप 24 घटा लेंगे तो यहाँ 76 हो जाएगा, यानी कि एकल छूट जो है 76 के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो 12 से विभाज्य होगा। देखिए 12 का कोई जो है डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता है, लेकिन आप देखिए इसको ये कर सकते हैं कि 12 को आप लोग 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि 4 का भी डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा, 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल पता होगा। तो आपका दोनों का जो है डिविजिबिलिटी रूल जो है लागू होना चाहिए। देखिए 4 का क्या होता है, 4 का नियम यही होता है डिवीजन का, कि आपका जो है 2 डिजिट जो है 4 से कटना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 20 4 से कटता है, 36 भी 4 से कटता है, 48 भी 4 से कटता है और 72 भी 4 से कटता है। यानी ये तो ठीक है, ये तो काम कर गया। अब 3 का देखिए डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि डिजिट का सम जो है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए 7 2 9 हो गया, ठीक है, ये तो कट जाएगा, 6 3 9 ये भी कट जाएगा, अब 5 2 7 2 9 यानी ये भी कट जाएगा, यानी कि ये आपका जो है 12 से ये नंबर आपका कट जाएगा, बाकी नहीं कटेगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो समानांतर रेखाओं को जो है प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक छेदी रेखा जो है एक ही तरफ के दो अंतःकोणों का अनुपात जो है 5:4 है। तो दोनों कोणों में से बड़ा कोण कौन सा होगा। देखिए दो ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, एक ये तिर्यक जो है तिर्यक छेदी रेखा है, यानी कि एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग लाइन है ये, ठीक है। और इसमें बोल रहा है एक ही साइड का इंटरनल एंगल, यानी कि ये देखिए इधर साइड का ले ले दोनों इंटरनल एंगल, या तो आप ये दोनों ले लीजिए या फिर आप ये भी ले सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो ये आपको पता है कि दोनों इंटरनल एंगल का जो सम होगा ना वो हमेशा 180 होगा, यानी कि ये एंगल और ये एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा, या फिर ये एंगल या फिर ये एंगल ले लीजिए तो भी जो है 180 डिग्री ही होगा। तो अब देखिए एक आपका 5:1 मान लीजिए, 5:1 4:1 है, तो यानी कि दोनों जो है 9 अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। और 9 अनुपात के बराबर जो है 180 डिग्री हो गया, यहाँ से काटिएगा तो यानी 1 अनुपात जो है 20 डिग्री के बराबर है आपका। तो पूछ रहा है आपका कि सबसे बड़ा कौन कौन सा होगा। तो सबसे बड़ा अनुपात जो आपका 5 ही है, तो 5 से इसको अगर गुना कर लें तो आपका 100 होता है, यानी कि 100 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 84 105 और 140 का जो है एलसीएम क्या होगा। देखिए आप यहाँ पे एक चीज जो है कि दिमाग में सेट कर लीजिए, बेस्ट को तरीका बता रहे हैं आपको कि एलसीएम जब भी होगा ना तो ये बड़ा वाला जो नंबर है ना इसी का मल्टीपल होगा। मतलब हो गया कि देखिए इससे जितना भी छोटा नंबर है, क्या 140 इस छोटे वाले नंबर से कट रहा है, नहीं कटेगा। 84 से देखिए 140 नहीं कटता है, 105 से भी 140 नहीं कटता है। तो क्या करेंगे, 140 का अगला मल्टीपल क्या होता है, तो 280 होता है। देखिए 84 से नहीं कटेगा, 105 से भी नहीं कटेगा, 140 से तो ये कट ही जाता है। अब 140 का फिर अगला मल्टीपल लिखिएगा तो ये 420 हो जाएगा, ठीक है। 14 या 42 होता है ना, तो ये 420 हो गया। अब देखिए 105 से ये कट जाता है कितना बार में, 4 बार में। 84 से भी ये कट जाता है कितना बार में, तो ये 5 बार में।
और 140 से कट रहा है, यानी अगर सभी नंबर से अगर कट गया, बड़ा नंबर का मल्टीपल अगर छोटे सभी नंबर से कट गया, तो इसका मतलब वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस वाई का मान जो है 5 दिया हुआ है और x वाई का मान जो है 84 दिया गया है। तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान क्या पूछ रहा है, क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ पे दो नंबर बताइए जिसका डिफरेंस 5 होना चाहिए और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 होना चाहिए। तो देखिए आप 12 7 कह सकते हैं, 12 से 84 होता है और दोनों का डिफरेंस जो है ये 5 ही होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि 12 का क्यूब कर लीजिए और माइनस 7 का क्यूब कर लीजिए। तो 12 का क्यूब जो होता है ये आपका 17 28 होता है और 7 का क्यूब जो होता है ये 343 होता है। तो 343 अगर घटा देंगे तो 8 में से 3 गया 5 हो गया और ये 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा, 16 में से 3 जाएगा 13 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है ए हो जाएगा। ठीक है, आप इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति जो 12% लाभ अर्जित करने के लिए जो है एक वस्तु को इतना में बेचता है, तो वस्तु का मूल्य कितना था। चलिए देखिए यहाँ पे 247 रुपया में बेच 247.50 रुपया पर जो है एक वस्तु को बेचता है, तो 12.5% का लाभ होता है, यानी कि 112 रुपया में इसको बेचता है। तो यहाँ पे इसका सीपी पूछ रहा है क्या हो जाएगा। तो देखिए एक चीज देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर हम इसको कैलकुलेशन को अगर आसान बनाना चाहे तो एक काम हम कर सकते हैं। आप यहाँ से काट छाट कीजिएगा तो थोड़ा हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए देखिए आप एक काम कर सकते हैं। 247.50 का दुगना अगर करें तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये 495 हो जाएगा, अब बटे में 2 हो जाएगा। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 247.50 को अगर 495 बटे 2 लिख दे तो क्या गिनती है, तो उतना ही होगा। उसी तरह 112 को भी अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ बोल सकते हैं 225 बटे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पे 100 था ही तो 100 लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ इसको हम क्वेश्चन कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम ऐसा लिखा है, हमने ऐसा लिखा है। ठीक है, तो बाकी देखिए आप काट दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा और ये 25 से ये 4 बार में कट जाएगा और 25 से ये 225 जो है 9 बार में कट जाएगा और 9 से देखिए ये कट जाएगा आपका 495, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 55 बार में। अब 55 गुना 4 करिएगा तो ये आपका 220 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमने सिर्फ कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमने ये लिख दिया और ऐसा मैंने कोई गुना नहीं किया लिख करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि जो है 5 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में ये स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। देखिए 5 वर्ष में जो है ये धनराशि जो है दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो कितने वर्षों में ये 8 गुना हो जाएगा। देखिए इधर जो ये जो अमाउंट है इसका पावर आप 3 कर दीजिए, तो ये अमाउंट पे पावर 3 होता है और वर्ष में जो है 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 15 वर्ष हो जाएगा और यहाँ पे 2 पे पावर 3 जो है ये 8 हो जाएगा। तो यानी कि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, तो 15 वर्षों में। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है, ए बी सी एक कार्य को जो है 24 दिन 15 दिन और 12 दिनों में पूरा करता है। बी सी कार्य शुरू करते हैं और 3 दिन तक काम करने के बाद जो छोड़ देते हैं। शेष कार्य को जो है ए द्वारा पूरा करने में लगने वाला दिनों की संख्या क्या होगा। देखिए ए जो है 24 दिनों में करता है और बी जो है ये 15 दिनों में करता है और सी जो है ये 12 दिनों में करता है। इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये आपका 120 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 24 से
भाग दीजिएगा 120 में तो 5 हो जाएगा, 15 से भाग दीजिएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा और 12 से भाग दीजिएगा तो ये 10 होगा। देखिए ये आपका एफिशिएंसी है, यानी कि ये क्षमता है, और ये आपका जो है टाइम है, और ये आपका जो एलसीएम जो आता है वो आपका टोटल वर्क होता है। तो यहाँ देखिए कहा कि बी सी जो है आपका 3 दिन तक काम किया। देखिए बी सी एक दिन में कितना काम करेगा, बी का क्षमता 8 है और सी का क्षमता 10 है, तो यानी दोनों मिलकर के एक दिन में 18 काम करेगा। तो 3 दिन में कितना काम करेगा, तो 3 से गुना कर देते हैं तो यानी कि ये 54 हो जाता है। तो 54 अगर इसमें माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 66 काम बचेगा। तो 66 काम को जो है कौन करेगा, ए करेगा अकेले। तो ए को कितना दिन लगेगा, तो ए का क्षमता कितना है एक दिन में काम करने का, 5 काम। तो 5 से इसको भाग दे दीजिए तो ये आपका 13 पचे 65 और 1 66, यानी कि इतना टाइम लगेगा 13.5 दिन। तो ए को शेष काम करने में जो है 13.5 दिन लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि पिछले वर्ष जो है एक स्कूल में जो है 610 लड़के थे, इस वर्ष संख्या में जो 20% की कमी आई। यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों लड़कों की जो कुल संख्या जो है, लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की कुल संख्या से जो 175% है, तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे पहले हम आपको जो है ना बॉयज गर्ल्स का अनुपात लिख देते हैं। अगर मान लीजिए देखिए लड़की जो है कि लड़कों का 175% है, यानी कि लड़का अगर 4 है तो लड़की यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये इसका 175% है, गर्ल्स जो है बॉयज का 175% है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 610 लड़के थे, यानी कि ये 610 लड़के थे, 20% जो है कि कमी आ गई है। तो 20% कमी आ गई यानी कि 4/5 ही तो लड़के बचे। ये पिछले वर्ष था, यानी 610 जो है पिछले वर्ष था, और इस साल जो 20% कमी आ गया, यानी इस साल जो होगा पिछले वर्ष का 4/5 होगा, क्योंकि 20% कमी आ गई तो 80% ही तो बचेगा। ठीक है, तो इतना हो गया। और यहाँ देखिए ये टोटल जो इस वर्ष का लड़का है, और लड़का का अनुपात देखिए कि यहाँ पे ये 4 अनुपात है, तो यहाँ पे 4 लिख दिए, बटे में 4 कर दिए, क्योंकि ये 4 अनुपात के बराबर था संख्या। तो पूछ रहा है कि स्कूल में जो है कितनी लड़कियां, तो लड़कियां कितनी अनुपात में, तो 7 अनुपात में, तो 7 निकाल लीजिए, गुना 7 कर दीजिए, तो यहाँ से आपकी लड़कियां निकल जाएगी। तो 4 से देखिए 4 कट जाएगा, अब 5 से ये 610 कट जाएगा आपका, 12 पंचे 60 और ये 5 दूनी 10, यानी कि इतना 122 बार में कटेगा, और 122 गुना 7 करेंगे तो 12 सत्ते 84 और प्लस 7 दूनी 14, यानी कि 854 आपका टोटल लड़कियां होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे देखिए रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ये, कि यदि 15:60 प्रोपोर्शन जो है 20 y है, तो y का मान क्या हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होगा कि ये इसके साथ गुना होता है, ये इसके साथ गुना होता है, यानी कि 15y बराबर जो होगा 60 गुना 20 हो जाएगा। तो 15 से ये कट जाएगा 60 4 बार में, तो 20 चौक 80, यानी कि y का मान जो होगा 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आयत की भुजा जो है 13:11 के अनुपात में है, और परिमाप जो है यानी पेरीमीटर जो है 96 है, तो आयत का जो है यानी कि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2l+b जो होता है ये पेरीमीटर होता है आपका। ठीक है, तो यानी कि 2, ये इसको हम मान लेते हैं 13x और ये 11x, 13x और 11x बराबर में जो हो जाएगा यहाँ पे ये 96, तो 2 से ये कट जाएगा 48 बार में, और यहाँ से ये जोड़ेंगे तो ये 24x हो जाएगा। 24x जो है 48 के बराबर है, तो 24 से 48 2 बार में कट गया, x का मान हो गया यहाँ पे आपका 2, तो ये एक 13x है, तो 13x यानी कि ये 26 हो जाएगा, और ये 11x जो है 11 दूनी 22, इतना हो गया। तो आपका पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्र एरिया जो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो l/b होता है, तो यानी कि 26 गुना 22 करेंगे, तो यहाँ देखिए 26 गुना आपका जो है 52 हो जाएगा, और ये 26 गुना 52, तो आपका ये यानी कि जो 572 हो जाएगा। ठीक है,
52। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को जो उसके लागत मूल्य से 20% कम पर बेचता है, यदि वह उसे 210 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 15% का लाभ होता, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जब वस्तु को बेचता है तो कम में बेचा और ये लाभ पर बेचा, जब ये दोनों अपोजिट रहे, एक कम रहे एक ज्यादा रहे, और यहाँ पे रुपया देखिए अधिक में बेच रहा है या कम में बेच रहा है, तो ये जो कम और जो लाभ हो रहा है ये दोनों को आप जोड़ करके जो इसके बराबर कर दीजिएगा, ठीक है। यानी कि 210 जो होगा, देखिए यहाँ पे 20% कम में बेचा और 280 अधिक में बेचते तो 15% लाभ होता है, यानी कि जो आपको 20% का लॉस हुआ था उसका भी तो कवर हो रहा है, उसको भी तो कवर कर रहा है, यानी आपका लॉस भी जो है बचा दिया 210 में बेचे तो, यानी आपका 20% लॉस को भी जो है कि मैनेज कर रहा है और ऊपर से आपको 15% और लाभ कर रहा है। तो ऐसा 20% जो आपका लॉस हुआ था वो भी मेकअप हो गया कब 210 में बेच रहे तो, यानी 210 जो है ये आपका टोटल 35% के बराबर होगा। तो आपका पूछ रहा है कि लागत मूल्य कितना होगा, तो लागत मूल्य यानी कि 100% होगा, तो 35 से ये 210 कट जाएगा 6 बार में, तो यानी लागत मूल्य आपका जो होगा ये 600 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि दो बेलन के त्रिज्या का अनुपात जो है 4:5 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई जो है 7:6 के अनुपात में है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिए आयतन आपको पता है कि जो सिलेंडर का आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखिए पाई पाई तो कॉमन ही होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ देखिए आर स्क्वायर एच, तो यानी कि एक सिलेंडर जो है आपका ये हो जाएगा, ये देखिए ये आपका R1 और इसका R2 है और यहाँ पे H1 और ये H2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ R1 H1 कर देते हैं और यहाँ पे पाई R2 H2 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम पाई लिख दिए, चलिए लिख ही देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो पाई गुना 4 आर स्क्वायर और H यहाँ पे आपका 7 है, ठीक है। फिर यहाँ पे पाई R2 यानी कि 5 गुना 5 हो गया और इंटू H2 हो गया यानी 6, तो पाई से पाई कट जाएगा और 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 से ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ 4 दूनी 8, 8 7 56 हो गया इधर, और ये 25 25 दिया 75 हो गया, यानी जो आयतनों का अनुपात जो होगा 56 75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है स्थिर जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला रहे एक नाविक को धारा के प्रतिकूल 100 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल 100 किलोमीटर जाने की तुलना में तिगुना समय लगता है, तो धारा के अनुकूल नाविक की चाल क्या होगा। देखिए हम यू मान लेते नौ जो है स्थिर जल में नाव की चाल है, ठीक है, और भी जो है ये धारा की चाल है, ठीक है, भी जो है धारा की चाल है। तो यहाँ देखिए 100 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए स्थिर जल में नाव की चाल दिया हुआ 6 किलोमीटर, यानी कि 6 माइनस जो हो जाएगा यहाँ पे भी, यहाँ पे भी कर लेते हैं बराबर 100 बटे 6 प्लस भी हो जाएगा, ये हो गया धारा के अनुकूल हो गया। तो देखिए ये यहाँ पे जो है ये आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस और ये स्पीड है, तो डिस्टेंस बटे स्पीड जो होता है ये समय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि जो धारा के प्रतिकूल जाने में जो समय लगता है वो धारा के अनुकूल जाने का समय का 3 गुना होता है। तो यानी अगर हम धारा के अनुकूल जाने में जो समय लगा है अगर उसका हम 3 गुना कर दें तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो धारा के प्रतिकूल जाने में जितना समय लगा है और धारा के अनुकूल जाने में जितना समय लगा है उसका अगर 3 गुना कर दे धारा के अनुकूल का, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 100 से 100 कट जाएगा, अब बाकी इसको सॉल्व करें तो ये उधर ऊपर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस भी बराबर में, और यहाँ देखिए 3 भी है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 माइनस 3 भी हो जाएगा, 3 भी इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 भी है बराबर में, और 6 इधर चलाएगा तो 18 में से 6 जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, तो भी का जो मान हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि धारा के अनुकूल नाविक की चाल क्या हो जाएगा। तो देखिए धारा के अनुकूल नाविक की चाल जो है 6 प्लस भी है, तो 6 में 3 ऐड कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा।
तो यानी कि धारा के अनुकूल जो नाविक की चाल होगा वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक 350 मीटर लंबी जो है 2 रेलगाड़ियां जो है समान समानांतर पटरियां पर जो है क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है विपरीत दिशा में चल रही है, तो वे एक दूसरे को जो है कितने सेकंड में पूरी तरह से पार कर लेगी। देखिए 2 ट्रेन है, ठीक है, ये 2 ट्रेन है, दोनों T1 मान लीजिए और T2 मान लीजिए। तो दोनों जो है 350 मीटर का, तो दोनों को अगर जोड़ दें 350 और 350, ठीक है, ये इतना मीटर का है। और देखिए यहाँ पे दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे के अपोजिट चल रहा है, तो देखिए जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो दोनों का जो स्पीड है दोनों के स्पीड को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे अगर 75 किलोमीटर और 65 किलोमीटर प्रति घंटा को जोड़े तो यहाँ पे 140 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर यही बात बोलता है कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा हो तो दोनों का डिफरेंस कर देते हैं, यानी दोनों का स्पीड का डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तो फिलहाल अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो दोनों के स्पीड को हम लोग जोड़ दिए। अच्छा देखिए यहाँ पे ट्रेन का जो लंबाई है वो मीटर में और स्पीड जो ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा को जो मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपको 5 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलने के लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना रहता है। तो 5/18 जो करेंगे नीचे, तो वो नीचे जो रहेगा बटे में वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप काट लीजिए, तो यहाँ देखिए ये 700 हो जाएगा, यानी कि ये 700 हो जाएगा बटे में ये 140 हो जाएगा, गुना में 18/5 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 14×5 = 70, यानी 700 कट गया, यानी कि बचा आपका 18 सेकंड लगेगा एक दूसरे को पार करने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि यदि दीवार का 10% भाग जो है मोर्टार से भरा हुआ है और 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची और 60 मीटर मोटी जो है दीवार बनाने के लिए जो है आवश्यक जो है 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर माप वाली जो है ईंटों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए मोटर का मतलब होता है वही जो मसाला वगैरह होता है ना, जो सीमेंट बालू से जो ईटा जो दीवार खड़ा करते हैं ईटा पर दे करके, उसी को हम लोग जो है कि हम लोग मोटार बोलते हैं, ठीक है। तो हमको सिर्फ ईटा का जरूरत पूछा कितना होगा। देखिए दीवार की जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है डायमेंशन जो वो ये 24 मीटर, ठीक है, 24 मीटर, 8 मीटर और यहाँ पे 60 मीटर है, ठीक है। बटे में देखिए ये अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, ये तो टोटल दीवार की जो है कि आयतन हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए 10% तो आपका मोटर है, यानी कि ईटा के अलावा, यानी ईंट के अलावा जो है ईंटों की संख्या के अलावा जो आपका मसाला वगैरह जो है 10% वही है। तो यानी सिर्फ ईटा कितना होगा, तो सिर्फ ईटा जो होगा वो 90% ही होगा, ठीक है। क्योंकि हमको तो जो मोटार जो है तो उसका तो हमको लेना नहीं है, क्योंकि ईटा का संख्या बताना है। तो 90% तो ईटा होगा, 10% वो मसाला वगैरह जो है, ठीक है। ईटा का देखिए साइज दिया गया तो 24 सेंटीमीटर, यानी देखिए ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देंगे, तो ये 24/100 हो जाएगा। और ये 12 सेंटीमीटर तो 12/100 हो जाएगा। और ये 8 सेंटीमीटर तो यानी कि 8/100 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो 100 है, अच्छा यहाँ पे 100 काट दीजिए, बाकी जो 100 बचा है वो ऊपर ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको अगर 100 को हटा दें तो ये 100 यहाँ पे चलाएगा, 100 और 100 ऊपर चलाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 24 से 24 कट जाएगा और आपका 8 से 8 कट जाएगा और 12 से ये 60 कट जाएगा 5 बार में। और यहाँ से देखिए 9 × 5 = 45 हो गया और 0 कितना हो गया 1 और 4 ये, यानी 5 0 यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ कहाँ हो जाएगा 45 और 5 0, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया गया है यदि a + b = 45 डिग्री है तो इसका मान क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप ये कर लीजिए, अगर मान लीजिए इसको 45 मान लें a को और b को अगर हम 0 डिग्री कर दें
तो 45 तो हो ही जाता है। देखिए आप इसको A को 30 कर सकते हैं लेकिन B को 15 नहीं कर सकते क्योंकि आपको 15 का मान पता नहीं है, क्योंकि 15 का मान होता ही नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है कि 45 और 0 ही लेंगे। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, तो 10 45 और यहाँ पे 10 0। तो यहाँ देखिए 4 है तो 4 लिख दिए। 10 45 का मान 1 होता है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और इनटू में 10 0 का मान 0 होता है तो 1 माइनस 0 तो यानी 1 ही हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दिए, 4 दूनी 8 गुना 1 तो 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जो है वृत्त को परिबद्ध करता है, यानी कि वृत्त के बाहर जो है क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है जिसमें ए बी जो है 12 है। यहाँ पे बना लेते हैं कि ए बी सी और डी। ए बी 12 है यानी ये 12 हो गया, बी सी 5 है तो ये 5 हो गया, और सी डी जो है 9 है तो ये 9 हो गया। तो ए डी की लंबाई, ए डी मान लीजिए एक्स है मेरा। तो यहाँ पे देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि ये जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड का सम, यानी कि ए बी प्लस सी डी का जो सम होता है वो आपका बी सी प्लस ए डी के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ए बी कितना है आपका, ए बी आपका 12 है और सी डी आपका 9 है, तो यहाँ से आपका 21 हो गया, यानी इसको भी जोड़ के 21 होना चाहिए। बी सी आपका 5 है तो ए डी कितना होगा, तो 21 में अगर 5 घटाएंगे तो 16 हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये भी आपका 21 हो गया, तो यानी कि जो ए डी का मान होगा वो आपका 16 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है दिया गया है, यदि इतना बराबर इतना है तो इसका मान क्या हो जाएगा। देखिए अगर इसमें x से अगर भाग डिवाइड कर दे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x प्लस 3 प्लस 1 बाय एक्स बराबर 0। तो ये x प्लस 1 बाय एक्स और बराबर 3 को इधर कर दें तो ये -3 हो जाएगा। देखिए इसका मान पूछ रहा है तो इसका मान जो होगा आपका ये a क्यू माइनस 3a हो जाएगा। अब पूछेगा कि सर a क्या होगा, तो a जो आपका ये आपका a है। ठीक है, तो आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो -3 का क्यूब -3 इंटू -3, तो -3 का क्यूब जो होगा ये -27 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और 3 तिया ये 9 हो जाएगा। तो -27 में 9 घटाएंगे तो ये आपका माइनस का 18 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन दिया गया है 480 विद्यार्थी वाले एक विद्यालय में जो है लड़कों और लड़कियों की संख्या, लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो है वो 7:5 है। यदि विद्यालय में 20 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो कितने और लड़कों को प्रवेश दिया जाना चाहिए ताकि जो लड़का और लड़कियों का अनुपात जो है 3:2 हो जाएगा। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे टोटल जो है 480 स्टूडेंट है विद्यालय में। ठीक है, इधर मान लेते हैं ये मेरा बॉयज है और ये मेरा गर्ल्स है, तो इसका जो रेशियो दिया गया बॉयज गर्ल्स का ये 7:5 है, यानी कि ये 7 है और ये 5 है, यानी कि टोटल देखें तो ये 12 अनुपात है, और 12 अनुपात जो है ये 480 के बराबर है। यहाँ से काटेंगे इसको तो ये 40 बार में कटेगा, यानी 1 अनुपात जो है 40 है, तो यानी लड़का जो होगा ये 7 गुना 40 करेंगे तो ये 280 हो जाएगा, और 5 से गुना करेंगे तो ये 200 हो जाएगा आपका, यानी कि बॉयज और गर्ल्स का जो संख्या है वो 280 और 200 है। इसमें बोला कि 20 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, यानी कि 20 और लड़कियों को अगर इधर जोड़ दें तो ये मेरा 220 हो जाता है। ठीक है, तो और कितने लड़कों को प्रवेश दिया जाना है, यानी कि इसमें और कितने लड़के जोड़ दें ताकि जो लड़कों और लड़कियां का जो अनुपात होगा वो 3:2 हो जाएगा, यानी ये 3:2 हो जाएगा। यानी जो 220 देखिए 220 जो है ये आपका 2 अनुपात के बराबर है, यानी यहाँ से इसको काटे हैं तो 1 अनुपात जो है आपका 110 के बराबर होता है। और यहाँ पे बॉयज जो है 3 अनुपात है, 3 अनुपात का मतलब हो गया कि बॉयज जो आपका ये 330 है का 330 है, तो यानी 280 में कितना लड़का जोड़ेंगे जो 330 हो जाएगा, तो यानी आप कहेंगे कि 50 और लड़का जोड़ दें तो जो लड़कों और लड़कियां का जो अनुपात है वो 3:2 हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप एसएससी या आरआरबी की किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ें। अगर आपको वीडियो
पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।